हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अक्षर अकेडमी 247। मैं रणधीर कुमार अक्षर अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम पिछले क्लास में क्या पढ़े थे उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। थोड़ी सी बात यह है कि पिछले क्लास में हम लोगों ने 4 जुलाई के जो भी एग्जाम हुए थे उसके बारे में हमने कंप्लीट रूप से एनालिसिस कर लिया था। आज हमारी बारी है 5 जुलाई को स्टार्ट करने की। तो उसके पहले हम आपसे बात करना चाहते हैं अपने फेसबुक चैनल की, जहां पे आप हमें डेली अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पेज को अप्लाई कर सकते हैं और लिंक्डइन पे और इंस्टाग्राम पे अगर आप सर्च करते हो तो आपको हमें हमारे फेसबुक पेज पे इस तरह का लोगो दिखाई देगा, जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, लाइक करके हमारे पेज से कनेक्टेड रह सकते हैं। हम बात करते हैं आपसे इंस्टाग्राम चैनल की। आप हमें इंस्टाग्राम चैनल पे भी अक्षर अकेडमी 247 सर्च करके फॉलो कर सकते हैं, ताकि हमारे द्वारा अपडेट किए जाने वाले सारे अपडेट्स सबसे पहले आपको मिले। और जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि आज हम लोग 5 जुलाई 2019 की जो मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर कंडक्ट किया गया था उसको हम लोग आज क्या करने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, ये है फिल इन द ब्लैंक्स। ये कौन सा है, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको पता हो कि वो या तो फिल इन द ब्लैंक्स हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो, या फिर सिनोनिम हो, एंटोनिम हो, OWS हो, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो। इन सभी टॉपिक्स को बनाने के लिए आपके पास वर्ड की अच्छी कलेक्शन होनी क्या है, जरूरी है। इसके साथ ही वर्ड के कोलोकेशन आपको आना चाहिए। कोलोकेशन मतलब क्या होता है? कोलोकेशन मतलब ये होता है कि किस वर्ड के साथ आने वाला कौन सा दूसरा वर्ड एग्जिस्ट कर सकता है, किस वर्ड के साथ कौन सा आने वाला दूसरा वर्ड एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं, अगर आप बात करते हो ईट की, तो आप यहाँ पे वाटर नहीं लगा सकते हो, यहाँ पे आपको मैंगो लगाना पड़ेगा। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, ईट मतलब होता है खाना, तो खाने के लिए वैसी चीज़ें ही आपको लानी पड़ेगी जिससे खाया जाता है। आप यहाँ पे पीने वाली चीज़ों को नहीं लगा सकते हो, तो इसको कहते हैं कोलोकेटेड वर्ड। लेकिन इसमें तो ईट में तो आप बहुत सारे लगा सकते हो, लेकिन कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसके साथ फिक्स एक वही वर्ड आता है। अब उसी एक कंसेप्ट का यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। द मैन डैश हेवी लॉसेस इन हिज इन्वेस्टमेंट्स। एक आदमी ने हेवी लॉसेस क्या क्या इन्वेस्टमेंट में अर्नड किया, इनकर्ड किया, रेज्ड किया, रीप किया। अब मैं एक एक वर्ड की आपको मीनिंग बताना चाहता हूँ। अर्न मतलब होता है अगर आप कुछ कमाते हो तो दैट इज कॉल्ड अर्न। क्या कहलाता है? दैट इज कॉल्ड अर्न। और अर्न मतलब होता है कुछ जमा करना, कुछ प्राप्त करना। इनकर मतलब होता है अगर आप लॉस वगैरह सहते हो, दैट इज कॉल्ड इनकर, दैट इज कॉल्ड इनकर। रेज मतलब होता है फंड वगैरह जब जमा करते हो, दैट इज कॉल्ड रेजिंग फंड। अर्नड मनी, अर्नड मनी, अर्न के साथ क्या आता है? मनी आता है। इनकर के साथ लॉस आता है, रेजिंग के साथ फंड आता है, और रीप के साथ कॉर्प्स आता है। रीप मतलब होता है फल काटना को रीप कहते हैं। तो यहाँ पे क्लियर आपने देखा, हर वर्ड के साथ एक एक्स्ट्रा वर्ड एग्जिस्ट करता है। अर्न मनी, इनकर लॉस, रेजिंग फंड, रीप कॉप्स। तो इन सब वर्ड्स को क्या कहते हैं? कोलोकेटेड वर्ड कहते हैं। आपको पता है यहाँ पे लॉसेस लिखे हुए हैं, इसका मतलब इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? इनकर ऑप्शन होगा, यानी कि 2 नंबर हमारा क्या है? करेक्ट ऑप्शन होगा। आपको मैंने अपने बेस्ट तरीके से समझाने की कोशिश की है। आप इस बात को समझो कि एग्जाम में जो वर्ड पूछे जाते हैं वो कोलोकेटेड वर्ड होते हैं। कोलोकेटेड वर्ड मतलब ये होता है कि उसके साथ एक स्पेशल टाइप्स के वर्ड एग्जिस्ट करेंगे, तो उसको आपको तभी आप जान सकते हो जब आप उसको पढ़ रहे हो। अगर आपकी रीडिंग स्किल अच्छी है, अगर आप हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हो या फिर कोई रीड कुछ भी न्यूज रीड करते हो, तो वहाँ पे आपको कोलोकेटेड वर्ड देखने को मिलते हैं। तो यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन हमारा सेकंड नंबर हुआ, और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर भी हमारा क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स है। ये क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। सेम यहाँ पे भी कोलोकेटेड वर्ड का इस्तेमाल होगा। ड्यूरिंग द कर्फ्यू द आर्मी वॉज डैश्ड स्ट्रेटेजिक लोकेशन। आर्मी वॉज सप्लाइड। सप्लाई हम करते हैं किसी गुड्स का, क्या करते हैं? गुड्स का, ठीक। डिस्पर्स्ड करते हैं, अगर सप्लाई मतलब होता है भेजना, यह एक जगह से दूसरी जगह भेजना। डिस्पर्स मतलब होता है तितर बितर करना। डिस्पर्स मोब होता है, क्या होता है? या पब्लिक। डिस्पर्स
पब्लिक। एम्प्लॉयड होता है एम्प्लॉयड मैन। अगर कोई लोग कहीं पे कोई काम करता है दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉय। डिप्लॉय मतलब होता है किसी को तैनात करना। क्या करना? तैनात करना। डिप्लॉय एट द बॉर्डर। आपको पता है इसमें किसी को तैनात करने की बातें की जाती है कि जिस समय कर्फ्यू था, आर्मी को क्या किया गया, एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे क्या किया, उसे डिप्लॉय किया गया। तो आपको पता है जब भी ऐसी वर्ड्स आए तो हर वर्ड्स को आप समझो कि किस वर्ड्स के साथ कौन सी ऑब्जेक्ट, कौन सा कोलोकेशन आता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? डिप्लॉयड। कौन सा वर्ड होगा? डिप्लॉयड। सप्लाई गुड होता है, डिस्पर्स मॉब होता है, एम्प्लॉय समवन होता है, डिप्लॉयड आर्मी होता है। तो आप इसको ध्यान में रखोगे। इसी तरह हमारा सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा होगा? 4th नंबर। अब बात हम करते हैं थर्ड नंबर की, और थर्ड नंबर हमारा क्वेश्चन कौन सा है? ग्रामेटिकल एरर। तो ग्रामेटिकल एरर के लिए ना आपके पास एक फ्रेजिंग का उसमें आपको कैपेसिटी होनी चाहिए। डार्कनेस स्पिल्ड लाइक इंक एंड बिगेन टू स्प्रेड एट एवरीथिंग। डार्कनेस स्पिल्ड लाइक इंक एंड बिगेन इज ऑलवेज फॉलोड बाय V4। बिगेन इज ऑलवेज फॉलोड बाय V4। आई बिगेन वर्किंग in a company। तो आपको पता होना चाहिए बिगिन इज ऑलवेज फॉलोड बाय V4। तो वी नीड टू पुट स्प्रेडिंग एट द प्लेस ऑफ टू स्प्रेड। तो यानी कि हमारा जो है सेकंड नंबर ऑप्शन क्या होगा? गलत होगा। सेकंड नंबर क्या होगा यहाँ पे? बिगिन। सेकंड नंबर ऑप्शन क्या होगा हमारा? यहाँ पे गलत होगा। क्यों? क्योंकि स्प्रेडिंग एट एवरीथिंग, यह क्या होगा? बिगिन टू स्प्रेडिंग एट एवरीथिंग। तो यानी कि सेकंड नंबर का ऑप्शन हमारा क्या होगा? ये करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हुए देखते हैं 4th नंबर क्वेश्चन। तो 4th नंबर क्वेश्चन में आप देख रहे हो करेक्टली वर्ड आपको क्या करने? ढूंढने। करेक्टली वर्ड आपको पता है जनवरी, ये गलत है। JANUARY क्या होता है? जनवरी होता है। नवंबर NOVEMPER क्या होता है आपका? नवंबर होता है। फरवरी आपका F, ये फरवरी आपका सही है। अक्टूबर OCTOBER, अक्टूबर। और आपका करेक्टली वर्ड जो दिया हुआ है वो थर्ड नंबर के आपका करेक्ट स्पेलिंग है, यानी कि करेक्टली वर्ड आपका कौन सा होगा? थर्ड नंबर आपका होगा करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब बात करते हैं हम 5th नंबर क्वेश्चन की। तो 5th नंबर क्वेश्चन को आप देखो और इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करो। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, देखता हूँ। दिस कोड, अब देख रहे हो पहले में बात हो गई दिस कोड। अब सबसे पहले दिस कोड आप तब बोलोगे जब आपको पास ऑलरेडी कोड होगा। यानी कि अगर कोई भी सेंटेंस प्रोनाउन से स्टार्ट होता है तो मैंने आपको पहले क्लास में ही बताया है कि उसका नाउन पहले आप ढूंढने की कोशिश करो। यहाँ पे कोड के पहले दिस का इस्तेमाल किया गया, इसका मतलब पहले मुझे कोड ढूंढना है। तो सबसे पहले देखते हैं कोड कहाँ है। एच लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज ए DNA कोड। आप देख रहे हो सबसे पहले यहाँ पे कोड आया। इस बात से ये फिक्स हो जाता है। यहाँ पे भी आप देखो द कोड है, लेकिन जब तक कोड नहीं होगा तब तक हम उसके पहले कुछ भी नहीं लगा सकते हैं। ना तो द लगा सकते हैं, ना तो दिस लगा सकते हैं, ना तो डैट लगा सकते हैं, कुछ नहीं लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हमको कोड ढूंढना है। क्या ढूंढना है? कोड। तो बी नंबर में हमारा कोड है एच लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज ए DNA कोड। एच लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज ए DNA कोड। दिस कोड कंटेंट्स इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स नेचर। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास एक DNA कोड होता है और उसी DNA कोड में उसके नेचर के, उसके बिहेवियर के, उसके एडेप्टेशन के, उसके जितनी भी उनकी फीचर्स होते हैं, जितने भी उसके स्पेशलाइजेशन होते हैं, सभी उस DNA कोड में क्या होते हैं? कोडेड होते हैं। यानी कि बी के बाद हमारा कौन सा होगा? ए नंबर। क्या होगा? ए नंबर। उसके बाद द नेचर ऑफ एन इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड बाय द यूनिक जेनेटिक मटेरियल इन द कोड। मैंने अभी बोला कि उससे, उसी कोड से उसके स्पेसिफिक कैरेक्टर, स्पेसिफिक आप क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल स्पेसिफिक जितनी भी यूनिक चीज़ें होती है सब उसी से क्या होता है? डिटरमाइन होता है। यानी कि डी होगा। उसके बाद अब कहता है इफ दिस जेनेटिक मटेरियल इज अल्टर्ड इट विल अल्टर द ऑर्गेनिज्म। कहता है अगर उस कोड को चेंज कर दिया जाए, आपको पता होना चाहिए अल्टर दो तरह के होते हैं। एक होता है ALTER, एक होता है ALTAR। ठीक,
तो इस दोनों को आप, इस अल्टर का मतलब होता है बदलना, क्या होता है, बदलना, और इस अल्टर का मतलब होता है पूजा स्थल, क्या होता है, पूजा स्थल, पूजा स्थल। तो कहने का मतलब ये था कि अगर उस डीएनए कोड को चेंज कर दिया जाए तो पूरा का पूरा वो ऑर्गेनिज्म ही क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो BADC बोले तो सेकंड नंबर ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, सेकंड नंबर। आगे बढ़ते हो, देख, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे इनडायरेक्ट फॉर्म में क्या करने, चूज करने। सीमा सेड टू हर डॉटर डोंट गो नियर द वेल, डोंट गो नियर द वेल। अब डोंट है तो इसमें आपको लगाना पड़ेगा वर्ण। डोंट हम तब बोलते हैं जब हम रोकना चाहते हैं, तो वर्ण होगा, क्या होगा इसमें, वर्ण होगा। और इसी एक वर्ड से हमारा एक क्लियर हो जाता है, रिक्वेस्ट नहीं है, दिस इज नॉट, व्हेनेवर यू से डोंट इट इज नॉट ए रिक्वेस्ट, और सेड और टोल्ड तो हम लगाते ही नहीं है। इसी के साथ मेरा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की। समथिंग दैट कैचेस फायर इजिली, वैसी कोई चीजें जो आग को आसानी से पकड़ती है। इनफ्लेमेबल, इनफ्लेमेबल, इनफेलिबल, इनक्रेडिबल, इनफ्लेटेबल। आप देखो, फेलिबल मतलब जो कभी फेल ना हो, क्रेडिबल मतलब जिस पे विश्वास नहीं किया जा सके, इनफ्लेटेबल जिसको फैलाया नहीं जा सके, और इनफ्लेमेबल कहता है जो आसानी से आग पकड़े, जो आसानी से आग पकड़े। कोई दिक्कत? तो चलिए, यानी कि हमारे इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स का जो वन वर्ड होगा, सब्स्टिट्यूशन जो होगा वो होगा हमारा 1 नंबर ऑप्शन। 8 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अगेन दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम ग्रामेटिकल एरर सेक्शन। डिस्पाइट ऑफ हिज एफर्ट, आपको मैं बताना चाहता हूं कि एक वर्ड होता है डिस्पाइट, एक होता है इंस्पाइट ऑफ, इंस्पाइट ऑफ। इस दोनों वर्ड का मीनिंग सेम होता है, दोनों का यूज हम कैसे में करते हैं, दोनों का यूज हम यद्यपि की तरह करते हैं, यद्यपि की तरह, डिस्पाइट या फिर इंस्पाइट ऑफ। तो डिस्पाइट, या तो आप डिस्पाइट यूज करो या तो इंस्पाइट ऑफ यूज करो। और आप अगर इस ऑफ को आप अलग कर दोगे, या अगर सिर्फ आप इंस्पाइट यूज करते हो तो वो भी गलत हो जाएगा, सिर्फ अगर आप डिस्पाइट ऑफ करते हो तो वो भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आप डिस्पाइट का यूज करो या तो इंस्पाइट ऑफ का करो। यहाँ से ऑफ आपको क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, या फिर डिस्पाइट ऑफ को आपको इंस्पाइट ऑफ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो डिस्पाइट ऑफ विल बी द व्हाट, ग्रामेटिकल पार्ट, यानी कि 4th नंबर वाला क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की। 9 नंबर क्वेश्चन इज वंस अगेन व्हाट, अरेंजमेंट। क्या है ये, अरेंजमेंट है। तो इस अरेंजमेंट को हम देखते हैं और बात करते हैं कौन सा होगा। द फायर डिस्ट्रॉयड मेनी, आपको पता है फायर के पहले द आ गया, इसका मतलब पहले आपको फायर ढूंढना पड़ेगा। व्हाट, फायर ढूंढना पड़ेगा। मैंने आपको बोला अगर किसी नाउन के बदले प्रोनाउन यूज जाए, किसी नाउन के पहले द का इस्तेमाल हो, तो उस नाउन को पहले आप ढूंढो, वो नाउन कहीं ना कहीं जरूर होगा सेंटेंस में। In the year 1968, a huge fire engulfed the city. In the year 1968, a huge fire engulfed the city. हाँ, यहाँ पे फायर है, ये है हमारा फायर, यानी कि ये तो बात सही है कि ए के पहले क्या होगा, बी होगा। ए के पहले क्या होगा, सॉरी, ए के पहले क्या होगा, बी होगा, क्योंकि यहाँ फायर है तभी हम द लगा सकते हैं। इसमें देखो ए पहले है, ये गलत, इसमें बी पहले, बी पहले, बी पहले, यानी कि ये तीनों ऑप्शन हमारा क्या हो सकता है, हो सकता है। अब पढ़ते हैं आगे। पैराग्वे इन द चेक रिपब्लिक इज नॉन फॉर इट्स स्ट्राइकिंग रेड रूफ्स। कहता है कि पैराग्वे जो चेक रिपब्लिक की क्या है, राजधानी है, वहाँ वो जो है ना स्ट्राइकिंग रेड रूफ के लिए जानी जाती है। वहाँ के रूफ क्या है, रेड होते हैं, जितने भी घर बनते हैं उसके रूफ क्या होते हैं, रेड होते हैं, ठीक। तो उसके लिए जाना चाहता है, यानी कि अगर आप बात इवन नाउ, इससे सेंटेंस स्टार्ट होगा नहीं, तो सी नंबर से हमारा सेंटेंस क्या होगा, स्टार्ट होगा। बिकॉज जिस सिटी की बात हम द कर रहे हैं, इस सिटी को पहले हमको ढूंढना पड़ेगा। तो वो सिटी कहाँ है, इसमें है, किसमें है, पैराग्वे, यही वो सिटी है। तो इस सिटी को यहाँ पे मैंने ढूंढा, यानी कि ए से पहले बी होगा, बी से पहले सी होगा। आप देख पा रहे हो 4 नंबर ऑप्शन में सी सबसे पहले है, फिर बी है, फिर ए है, फिर डी है, यानी कि 4th नंबर विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन। अब मैं इसको कंप्लीट रूप से पढ़ दे रहा हूँ। पैराग्वे in the Czech Republic is known for its striking red roofs. In the year 1989, a huge fire engulfed the city. The fire destroyed many buildings which were rebuilt with red clay tiles. Even now, traditional red roofs are included in
इन एनी रिपेयर और न्यू कंस्ट्रक्शन। तो अभी भी वहाँ पे एक ऐसी प्रथा है, एक ट्रेडिशन है कि रेड रूफ को इंक्लूड जरूर किया जाए। तो इस कहानी की 9th नंबर क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? 4th नंबर। हम बात करते हैं 10th नंबर क्वेश्चन की, गिफ्ट ऑफ द गेव। गिफ्ट ऑफ द गेव, गेव मतलब गेव का यूज हम बोलने के लिए करते हैं, किसके लिए? बोलने के लिए। तो ये कहता है हैव द एबिलिटी टू अडेप्ट, गलत हो गया। अचीव समथिंग ग्रेटर, गलत हो गया। रिसीव ए प्रीशियस गिफ्ट, गलत हो गया। हैव द टैलेंट टू स्पीक वेल, मैंने जिससे बोला गैव का यूज हम बोलने के लिए करते हैं, तो हैव द टैलेंट टू स्पीक वेल विल बी द करेक्ट आंसर, 4th नंबर। हम बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की। 11 नंबर क्वेश्चन आपका है सब्स्टिट्यूशन का। कौन सा है? सब्स्टिट्यूशन। ही परसिस्टेड, आपको मैंने बताया है कि परसिस्ट इज ऑलवेज फॉलोड बाय व्हाट? V4। व्हाट? V4। तो आप देख रहे हो परसिस्ट के साथ डू है, तो डूइंग जिसमें होगा वही हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। तो डूइंग इसमें भी है और डूइंग इसमें भी है। परसिस्टेड इन होता है, परसिस्टेड क्या होता है? इन होता है। तो आपका इन किस में है? ए नंबर में है, इसीलिए आपका होगा ए नंबर क्या? करेक्ट ऑप्शन। ही परसिस्टेड इन डूइंग दैट ही थॉट वाज राइट, ही थॉट वाज राइट, यानी कि इस क्वेश्चन का हमारा 1 नंबर क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। हम बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन के, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। सी वेयर्ड 50 क्वेश्चन इन 1 आवर। अब इसमें देखो आप, इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन हो जाएगा आपका कौन सा? 50 क्वेश्चन वेयर, ऑप्शन वेयर्ड इन द 50 क्वेश्चन वेयर्ड, 50 क्वेश्चन वेयर बाय हर इन 1 आवर। ये वाला होगा, ये वीगन नहीं होगा आपका, ये भी नहीं होगा आपका, ये भी नहीं होगा, ये वाला आपका क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि वेयर्ड है तो ये हो जाएगा वेयर वेयर्ड, वेयर वेयर्ड हो जाएगा, ठीक। यानी कि आपका 2nd नंबर ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। हम बात करते हैं 13 नंबर की। 13 नंबर क्वेश्चन जो आपका है, ये है आपका कौन सा? एंटोनीम है। क्या है? एंटोनीम है। तो एंटोनीम है तो यहाँ पे वर्ड कौन सा है? सेंस्योर है। क्या है? सेंस्योर। तो सेंस्योर का मतलब होता है निंदा करना। क्या होता है? निंदा करना। तो डिस्ट्रस्ट मतलब होता है किसी से विश्वासघात करना। सेम मतलब होता है क्या? सेम मतलब होता है सर्वनांक चीजें। प्रेज मतलब होता है प्रशंसा करना। क्रिटिसिज्म मतलब निंदा करना। जैसा कि ये एंटोनीम है तो हमको एंटोनीम चूज करना पड़ेगा और वो हमारा कौन सा होगा? प्रेज। प्रेज इन द एंटोनीम फॉर सेंस्योर। अब हम बात करते हैं यहाँ पे मीनिंग की। तो एक्सप्रेस सीवियर डिसअप्रूवल, अगर आप किसी को सीवियर डिसअप्रूवल देते हो दैट इज कॉल्ड सेंस्योर। डिस्ट्रस्ट, द फीलिंग दैट समवन और समथिंग कैन नॉट बी रिलाइड ऑन, अगर आप किसी पे रिले नहीं हो सकते हो, किसी पे डिपेंड नहीं हो सकते हो, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रस्ट। ए पेनफुल फीलिंग ऑफ ह्यूमिलिएशन, सेम मतलब होता है क्या? किसी को नीचा दिखाना, किसी को बहुत ही गलत तरीके से बदनाम करना और बीच बड़ी सभा में क्या करना? उसके इज्जत पे लांछन लगाना। प्रेज मतलब होता है प्रशंसा करना। क्रिटिसिज्म मतलब क्या होता है? क्रिटिसिज्म मतलब होता है किसी की निंदा करना। बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की, और 14 नंबर क्वेश्चन आपका है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑफ एंटोनीम ऑफ द गिवन वर्ड। प्रोस्पेरिटी मतलब होता है समृद्धि। क्या होता है? समृद्धि। सिंपलिसिटी मतलब होता है साधारण, अगर कोई आदमी रहता है दैट इज कॉल्ड सिंपलिसिटी। नोवेल्टी मतलब ये होता है समृद्धि। एफिनिटी मतलब समानता। एडवर्सिटी मतलब होता है विपत्ति, अगर कोई आदमी छोटी छोटी समस्या को भी फेस नहीं कर पा रहा है दैट इज कॉल्ड एडवर्सिटी। और प्रोस्पेरिटी मतलब होता है जो हर चीज से संपन्न है, जिसको किसी भी समस्या से लड़ने के लिए संपूर्ण धन है, पर्याप्त साधन है। तो ये अच्छा कि ये एंटोनीम है, तो इस वर्ड का एंटोनीम कौन सा होगा? एडवर्सिटी। यानी कि 14th नंबर क्वेश्चन का 4th नंबर हमारा क्या होगा? ऑप्शन होगा। फिर यहाँ से आपको देखा, आप मीनिंग आपके पास है प्रोस्पेरिटी, द स्टेट ऑफ बीइंग प्रोस्पेरस। अगर कोई आदमी बहुत ही प्रोस्पेरस है उसको बोलते हैं हम प्रोस्पेरिटी। सिंप्लिसिटी, द क्वालिटी और कंडीशन ऑफ बीइंग इजी टू अंडरस्टैंड। अगर बहुत चीज़ें कोई बहुत ही साधारण हो, जहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं हो, दैट इज कॉल्ड सिंप्लिसिटी। नॉवेलिटी, द क्वालिटी ऑफ बीइंग नॉवेल इन कैरेक्टर। अगर कोई आदमी अपने कैरेक्टर में बहुत ही क्या है? ऊंचे विचारों का है, दैट इज कॉल्ड नॉवेलिटी। एफिनिटी, एफिनिटी का मतलब होता है समानता से। इन नेचर लाइकिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ समवन और समथिंग, अगर नेचर किसी की प्रकृति एक जैसी हो दैट इज कॉल्ड एफिनिटी। एडवर्सिटी, एक वर्ड होता है एडवर्सरी। एडवर्सरी मतलब होता है विरोधी, वन हु इज अपोनेंट टू यू, दैट इज कॉल्ड एडवर्सरी।
एडवर्सिटी मतलब होता है डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट सिचुएशन दैट इज डिफिकल्ट टू बियर, जिसको आप बियर नहीं कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड व्हाट, एडवर्सिटी। हम बात करते हैं अब, अगर अभी तक आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक करना ना भूलें, और सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक इस चैनल को नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें, और अपने दोस्तों के साथ भी इसे क्या करें, शेयर करें। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज 15 नंबर। और 15 नंबर क्वेश्चन में ये फिर से आपका क्या है, सब्स्टिट्यूशन, यानी कि क्या है, नो इम्प्रूवमेंट, यानी कि इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है। वी आर गोइंग टू हैव प्लीजर इन एक्सेप्टिंग योर काइंड इन्विटेशन, वी आर गोइंग टू हैव प्लीजर इन एक्सेप्टिंग वी आर गोइंग टू हैव प्लीजर। तो आपको पता होना चाहिए, वी हैव प्लीजर इन एक्सेप्टिंग, ये वी विल हैव प्लीजर, वी आर हैविंग प्लीजर, ये तो होगा नहीं। आर के साथ हैविंग का यूज हम नहीं करते हैं। वी विल हैव भी क्या होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि ये फ्यूचर की बात है। और वी हैव प्लीजर, और ये चीज़ें प्रेजेंट में हो रही है, तो वी हैव टू यूज प्रेजेंट टेंस। तो वी आर गोइंग टू हैव प्लीजर नहीं, प्लीजर यू फील, जब कभी भी आप कोई काम करते हो तो प्लीजर यू फील स्टार्ट प्लीजर एट द मोमेंट। सो 4th नंबर विल बी द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि 15 का हमारा कौन सा होगा, 4 नंबर करेक्ट ऑप्शन होगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे आपको सिनोनिम ढूंढने। स्टर्न मतलब होता है हार्ड या कड़ा, अगर कोई चीज़ बहुत कड़ा हो उसको बोलते हैं क्या, स्टर्न। प्राउड मतलब होता है आपको, प्राउड मतलब अभिमान होता है, घमंड होता है। श्रीड मतलब होता है चतुर, जो बहुत संकीर्ण माइंड का हो, जो चतुर हो, जो किसी को धोखा देके कोई काम निकलना चाहता हो, बातूनी बातें करके काम निकल, दैट इज कॉल्ड श्रीड। मिलो मतलब होता है शांत या फिर बहुत ही प्यारा, ठीक, मिलो। और स्ट्रिक्ट मतलब होता है कड़ा। तो जैसा कि आपने देखा ये सिनोनिम वर्ड आपको ढूंढना है। स्टर्न मतलब भी होता है कड़ा, और स्ट्रिक्ट मतलब भी होता है कड़ा या फिर बहुत ही डिफिकल्ट। तो यानी कि 16 नंबर ऑप्शन का 16 नंबर क्वेश्चन का 4th नंबर हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। अब बात करते हैं मीनिंग की। स्ट्रिक्ट एंड सीवियर, जो ये बहुत ही क्या स्ट्रिक्ट एंड सीवियर हो। प्राउड, हैविंग और शोइंग ए हाई और एक्सेप्सिवली हाई ओपिनियन ऑफ वन सेल्फ, दैट इज कॉल्ड प्राउड। श्रीड, हैविंग ए शार्प पावर ऑफ जजमेंट, एस्ट्यूट, चतुर। मिलो मतलब स्पेशली ऑफ साउंड, फ्लेवर और कलर, अगर किसी चीज़ की साउंड बहुत ही प्यारी हो, किसी चीज़ का फ्लेवर खाने में बहुत अच्छा हो, कलर अच्छा हो, दैट इज कॉल्ड मिलो। स्ट्रिक्ट, डिमांडिंग दैट रूल कंसर्निंग बिहेवियर आर ओबेड, अगर किसी चीज़ के रूल को फॉलो करना बहुत ही नेसेसरी हो, दैट इज कॉल्ड स्ट्रिक्ट एक्शन। आप जानते हो ना, स्ट्रिक्ट रूल, आप ये सब वर्ड सुनते होंगे, इसी को कहते हैं कोलोकेटेड वर्ड। तो हमेशा आप कोलोकेटेड को फॉलो करना सीखो। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 4th नंबर क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। फोर्थ नंबर होगा। अब हम बात करेंगे 17 नंबर क्वेश्चन की। तो 17 नंबर क्वेश्चन इज रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। इसमें आपको रॉन्गली स्पेल वर्ड ढूंढना। नर्चर, NURTUR, नर्चर। पार्टिकल, PARTICLE, पार्टिकल आपका ये सही है। उसके बाद आपका आता है कॉन्साइज, CONCISE होता है। कॉन्साइज आपका क्या होगा, CONCISE, कॉन्साइज होता है, ठीक। डिसर्न वर्ड क्या है आपका, डिसर्न वर्ड आपका क्या है, सही है। यानी कि इसमें रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड का आपका कौन सा होगा, 3rd नंबर। अब हम बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, इसको क्लोज टेस्ट की। इन जुलाई 1937 द जापानीज यूज्ड एन इंसिडेंट टू प्रोवेक ए वॉर। 1937 में जापानीज ने एक इंसिडेंट का इस्तेमाल किया, क्या करने में, युद्ध को शुरुआत करने में। दे इन्वेडेड चाइना एंड ऑक्युपाइड ए मेजर पोर्शन। आपको पता होना चाहिए, जब कभी किसी देश पे हम हमला करते हैं उसके लिए स्पेशल वर्ड होता है इन्वेड। क्या होता है इन्वेड, इंक्लूडेड मतलब होता है शामिल करना, परस्यूड मतलब होता है राजी करना, एक्सटेंड मतलब होता है बढ़ाना, इन्वेड मतलब होता है आक्रमण करना। कहता है कि आपको जैसे पता है कि वो युद्ध की बात हो रही है तो यहाँ पे क्या होगा, आक्रमण होगा। तो कहता है 1937 में जापानीज ने क्या किया, चाइना पे आक्रमण किया एंड ऑक्यूपाइड ए मेजर पोर्शन ऑफ इट। और चाइना के एक मेजर पोर्शन को जापानीज ने क्या कर लिया,
ऑक्यूपाइड कर लिया, यानी कि अपने कब्जे में कर लिया। इसी के साथ हमारा 18 नंबर क्वेश्चन का सेकंड नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। आगे बात करते हैं, एंड मेजर पोर्शन ऑफ इट, ये तो सीधी सी बात है, मैंने बोल भी दिया था पहले ही। अगर किसी, क्योंकि ये ऑफ का रिलेशन चाइना से है, सो यहाँ पे ऑफ हमको यूज करना पड़ेगा। फूड फ्रॉम बाय, ये सारे ऑप्शन क्या हैं, गलत हैं। तो सेकंड नंबर ऑप्शन आपका किस में भरा जाएगा, 19 नंबर क्वेश्चन में। बात करते हैं हम 18 नंबर क्वेश्चन की, 20 नंबर क्वेश्चन की। चाइनीज एंड जापानीज ट्रूप्स। अब देखो, आप जब दो देशों की सेनाओं की बात करते हो तो उसके लिए ट्रूप्स यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, ट्रूप्स यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा कौन सा वर्ड यूज होगा, ट्रूप्स विल बी यूज्ड फॉर द ऑप्शन थर्ड। चाइनीज एंड जापानीज ट्रूप्स क्लैश्ड इन नॉर्दर्न चाइना। कार्विंग नहीं होगा आपका, क्राउड्स नहीं होगा, मॉब्स नहीं होगा, ट्रूप्स होगा। यहाँ पे क्या होगा, ट्रूप्स। ट्रूप्स थ्रोइंग द इंटायर कंट्री इनटू, और जब वहाँ पे वो क्लैश करते हैं तो उसके बाद क्या सिचुएशन आता है उसके बारे में आप देखें। थ्रोइंग द इंटायर कंट्री इनटू व्हाट, टर्मोइल। ट्रैंक्विलिटी मतलब होता है शांत, पीस मतलब होता है शांत, प्रोग्रेस मतलब होता है प्रगति, टर्मोइल मतलब होता है विपत्ति वाली सिचुएशन में। आपको पता है जब कभी भी दो देश लड़ेंगे तो टर्मोइल वाली सिचुएशन क्रिएट होगी। तो यहाँ पे हमारा कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, टर्मोइल। मिलियंस ऑफ पीपल वर शॉट डेड। शॉट टू, शॉट हमेशा टू के साथ यूज होता है, तो शॉट टू डेथ होगा। क्या होगा, शॉट टू डेथ। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ, आप जब कभी पढ़ते हो तो कोलोकेटेड वर्ड पे ध्यान देना सीखो, क्योंकि कोलोकेटेड वर्ड आपके बहुत बड़े सवालों का क्या है, जवाब है। और कोलोकेटेड वर्ड से आप डिफिकल्ट प्रॉब्लम को चुटकियों में बना लोगे। और कोलोकेटेड वर्ड को रिमेंबर करना या फिर उस पर कमांड पाना एक दिन का काम नहीं है। आप अगर कंटिन्यूसली करते जाते हो तभी आप कोलोकेटेड वर्ड पे कमांड पा सकते हो। तो कहने का मतलब ये था कि 22 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, फोर्थ नंबर। अब हम बात करते हैं 23 नंबर क्वेश्चन का। ये फिर से आपका क्या है, गिवन इडियम्स है। टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, इसका मतलब होता है टू फेस डेंजर बोल्डली। टू फेस डेंजर बोल्डली को हम क्या कहते हैं, टू फेस डेंजर बोल्डली को हम क्या कहते हैं, टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। यानी कि 23 नंबर क्वेश्चन का आपका 2 नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। और जो ये आपका गिवन ऑप्शन है ये सब क्या होगा, गलत होगा। तो यानी कि आप जितने भी इडियम्स एंड फ्रेज देखते हो उसकी मीनिंग को जब आप इंटरनल तरीके से देखते हो फिर आपको बनाने में क्या लगता है, आसान लगता है। तो 23 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, 2 नंबर। बात करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की। थ्रिफ्टी, थ्रिफ्टी मतलब होता है कंजूस। क्या होता है, कंजूस, जो बहुत कम खर्च करता होगा। और ये मीनिंग आपका कौन सा है, सिनोनिम। फ्रूगल मतलब होता है अल्पहारी, जो कम खर्च करता हो। डिस्क्रीट मतलब होता है समझदार। ग्रांड मतलब होता है बहुत बड़ा। रिजिड मतलब होता है कठोर। तो फ्रूगल मतलब अल्पहारी, जो कम चीज़ों का इस्तेमाल करता हो, कम खाता हो, कम हर चीज़ कम करता हो, और उसी को तो हम क्या कहते हैं, कंजूस कहते हैं। यानी कि गिवन वर्ड का आपका सिनोनिम कौन सा होगा, फर्स्ट नंबर क्या होगा आपका, इसका सिनोनिम होगा। आगे बढ़ते इसके मीनिंग की बात करते हैं। यूजिंग मनी एंड अदर रिसोर्सेज केयरफुली, अगर कोई आदमी अपने किसी भी रिसोर्सेज को बहुत ही केयरफुली इस्तेमाल करता हो, हमेशा बचाने की कोशिश करता हो, दैट इज कॉल्ड थ्रिफ्टी। स्पेडिंग इकोनॉमिकल रिगार्ड्स मनी और फूड, स्पेडिंग और इकोनॉमिकल एज रिगार्ड्स। तो अगर आप स्पेडिंग इकोनॉमिकल रिगार्ड्स मनी और फूड, तो स्पेडिंग और इकोनॉमिकल एज रिगार्ड्स, अगर आप किसी चीज़ को स्पेड करने में बहुत ही क्या इकोनॉमिकल हो, मतलब जितना खर्च है उतना ही खर्च करो, दैट इज कॉल्ड फ्रूगल। डिस्क्रीट मतलब होता है इंटेंशनली अनऑब्स्ट्यूसिव। डिस्क्रीट मतलब होता है क्या, जो क्लियर ना हो अच्छे तरह से। ग्रैंड मतलब मैग्निफिसेंट एंड इम्पोजिव इन अपीयरेंस, साइज एंड स्टाइल, अगर बहुत ही बड़ा है दैट इज कॉल्ड ग्रैंड। रिजिड मतलब अनेबल टू बेंड, अगर किसी चीज़ को आप बेंड नहीं कर पाते हो तो उसी को हम क्या कहते हैं, रिजिड है, वो कड़ा है, वो क्या है, हार्ड है। हम बात करते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की। ये फिर से आपका क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज, जिसको खुश करना क्या है, डिफिकल्ट है। फेनेटिक मतलब होता है कट्टर। फेनेटिक का अर्थ मतलब होता है जो धार्मिक रूप से कट्टर हो, जो धार्मिकताओं में डिफरेंट थाट्स रखते हो, डिफरेंट कंसेप्शन रखते हो, दैट इज कॉल्ड फेनेटिक। फेमिनिस्ट मतलब होता है जो महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ता हो, जो महिलाओं को बराबर अधिकार देने के लिए लड़ता हो, दैट इज कॉल्ड फेमिनिस्ट। फेस्टिडियस मतलब होता है बहुत ही छोटे छोटे चीज़ों का ध्यान रखने वाला, उसी को बोलते हैं क्या, डिफिकल्ट टू प्लीज। होता है ना, आपके घर में कुछ ऐसे आदमी होते हैं, आप कोई चीज़ कितनी भी अच्छी तरीके से क्यों ना करो, उससे वहाँ पे छोटी छोटी प्रॉब्लम, छोटी छोटी समस्याएं दिखाई देती हैं, दैट इज कॉल्ड फेस्टिडियस। फेटलिस्ट मतलब ये होता है
जो फेटलिस्ट होता है उसको बोलते हैं खतरनाक, जो बहुत ही क्या हो, खतरनाक हो। फेटल मतलब होता है खतरे से भरा हुआ। यानी कि 25 नंबर क्वेश्चन का हमारा थर्ड नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा, गलत होगा। थर्ड नंबर क्या है, फेस्टिडियस, वन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज। हम बात करते हैं अपने YouTube चैनल की। अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अपने दोस्तों के हमारे चैनल को शेयर करें, उनको ही बताएं कि अक्षर अकेडमी 247 पे CSHL की कंप्लीट सॉल्यूशन दी जा रही है, और साथ ही वोकैब पढ़ाई जा रही है। ये दोनों चीज़ें आप अपने दोस्तों को बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को क्या करें, पहुँचाएँ। उसके बाद अगर आप लिंक्डइन यूज करते हो तो लिंक्डइन पे अक्षर अकेडमी सर्च करके आप हमें वहाँ पे क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, और वहाँ पे जितनी भी अपडेट्स हमारे डाले जाते हैं फिर उसको आप देख पाओगे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करना ना भूलें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट में अपनी प्रतिक्रियाएँ जरूर दें, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और इसी के साथ हम नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे। थैंक यू।